जिस बाप ने अपने बेटे के लिए सब कुछ बेच दिया, उसी बेटे ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। हिमालय की पहाड़ों में बसा था एक छोटा सा गांव। उसी गांव में हरीराम नाम का किसान रहता था। हरीराम का 8 साल का बेटा था जिसका नाम मोहन था। हरीराम दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती थी। खेत हमेशा सूखा ही रहता था। पिता की ऐसी स्थिति देखकर मोहन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा। आपकी सारी गरीबी को दूर कर दूंगा। मैं बहुत पढ़ाई करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। हरीराम बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, बड़ा आदमी बनने से पहले तुम अच्छे आदमी बनो। जिंदगी में पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। बेटा, अगर तुमने अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना लिया तो समझ लेना तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। जी बाबा, मैं पढ़ाई के साथ अपने अच्छे विचारों को भी साथ लेकर चलूंगा और आपको कभी खेतों में काम नहीं करने दूंगा। बाबा, आप मुझे माँ की तरह कहीं मत छोड़कर जाना। ठीक है बेटा, अब तुम खाना खाओ और सो जाओ। रात होती है। हरीराम और मोहन सो जाते हैं। रात को हरीराम उठकर रोने लगता है और उसके रोने की आवाज से मोहन जाग जाता है। बाबा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। सुबह के टाइम मोहन स्कूल जाता है और हरीराम खेतों की तरफ काम के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचकर मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैं इस खेत के भरोसे ही रहा तो मैं कभी मोहन को नहीं पढ़ा पाऊंगा और ना ही उसके सपनों को पूरा कर पाऊंगा। क्यों ना मैं इस जमीन को बेचकर बेटे को पढ़ाया जाए, जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर ले। भले ही ये जमीन मेरे पूर्वजों की हो, मेरे पिताजी की दी हुई वसीयत क्या पता मेरे बेटे की कामयाबी का कारण बन जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल जमींदार से बात करता हूं। अगले दिन हरीराम जमींदार से मिलता है। जमींदार थोड़ा मजाकिया टाइप का था, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व का था। आओ हरीराम, कैसे आना हुआ? रास्ता तो नहीं भूल गए कहीं? अगर रास्ता भूल गए हो तो मैं अपने आदमियों से तुम्हें घर तक छुड़वा देता हूं। जमींदार साहब, अब बूढ़े हो गए लेकिन आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। मैं रास्ता नहीं भूला, मैं आप ही के पास आया था। अरे हरीराम, हरी के राम, बताओ कैसे आना हुआ? बेटा तो ठीक है तुम्हारा, पढ़ा तो रहे हो ना उसे? उसी के बारे में बात करनी थी जमींदार साहब आपसे। बताओ क्या बात है? तुम बहुत गंभीर लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना सब? जमींदार साहब, आपको तो पता है खेती में आजकल इतना नहीं हो पा रहा है कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई करा सके। तो मैं सोच रहा था मैं अपनी सारी जमीन बेच दूं, जिससे मोहन की आगे की पढ़ाई हो सके। हरीराम, तुम्हारा मोहन के भविष्य को लेकर अच्छा विचार है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सारी जमीन बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने शहर चला गया तो तुम अपना गुजारा कैसे करोगे। मैं चाहता हूं कि तुम इस जमीन को मत बेचो हरीराम। समय का कुछ पता नहीं, क्या पता तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ रखे ही ना। हाँ हरीराम, जमींदार साहब सही कह रहे हैं। तुम जमीन मत बेचो, ये तुम्हारे पूर्वजों की निशानी है। अगर तुम्हारे बेटे की पढ़ लिख कर कहीं नौकरी नहीं लगी तो वो गांव में आ जाएगा और कम से कम भूखा तो नहीं मरेगा। समझो हरीराम। नहीं जमींदार साहब, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो मुझे कभी अपने से अलग नहीं करेगा। मैं उसके लिए सब बेचने को तैयार हूं। ठीक है हरीराम, ये लो पैसे और सोच लो। सोच लिया जमींदार साहब। हरीराम पैसे लेकर चला जाता है। और सुखीराम, अब तू बता,
कैसे आया? तुझे भी जमीन बेचनी है क्या? इसके लिए भी एक अंगूठा लगाने की स्याही लाई हो, और पैसे भी। ये भी जमीन बेचेगा। अरे अरे जमींदार साहब, मैं तो यूं ही आया था। हरिया, सुखी, इसे पकड़ो और इसका अंगूठा लगाओ। तू इधर आया क्यों? तुझे क्या लगा वो न्योता देने आया था कि मुझे भी मिल जाएगा? लगवाओ इसका अंगूठा। अरे जमींदार साहब, क्या कर रहे हो? मेरी बीवी मारेगी। इसी तरह 15 साल निकल जाते हैं। हरिराम का बेटा पढ़ लिख कर शहर चला जाता है और वही नौकरी करने लगता है, और हर महीने हरिराम को खर्च भिजवा देता था। शहर में ही उसने शादी कर ली थी, लेकिन हरिराम उसका लौटने का इंतजार करता रहा। ऐसे ही दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में गुजर गए, लेकिन मोहन वापस नहीं आया। हरिराम की नज़र हमेशा गेट पर रहती, कहीं उसका बेटा आए और उसे दरवाजे से तुरंत अंदर ले आऊं, कहीं वो किसी को ना देखकर लौट ना जाए। बाबा, तुम्हें भूख नहीं लगती क्या? हरिराम का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। ये देखकर उसके गांव वालों ने मोहन को फोन किया, लेकिन फोन पर मोहन की वाइफ बोल देती हैं कि वो कहीं मीटिंग में गए हुए हैं। सरिता, मैं क्या सोच रहा था कि मैं पिताजी से कुछ दिन के लिए मिल आता हूँ। माँ के जाने के बाद पिताजी का मेरे अलावा कोई नहीं है। पता नहीं अकेले मेरे बिना कैसे रहते होंगे। कोई जरूरत नहीं है, उनको हम हर महीने पैसे भिजवा तो देते हैं, उसी से मजे कर रहे होंगे। मोहन सरिता की बात सुनकर चुप हो जाता है। उधर हरिराम की तबीयत खराब होती जाती है। बाबा, आप मुझे माँ की तरह कहीं मत छोड़कर जाना। नहीं बेटा, कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, कभी नहीं जाऊंगा, कभी जाऊंगा। इतना कहकर हरिराम की आवाज और सांस रुक जाती है। हरिराम दुनिया छोड़कर जा चुका था। गांव वाले इस खबर को मोहन के पास पहुंचाते हैं। मोहन गांव जाता है। बाबा, आप मुझे माँ की तरह कहीं मत छोड़कर जाना। जी बाबा, मैं पढ़ाई के साथ अपने अच्छे विचारों को भी साथ लेकर चलूंगा और आपको कभी खेतों में काम नहीं करने दूंगा। बेटा, हरिराम की आखिरी इच्छा तुम्हें कामयाब होकर गांव लौटते हुए देखने की थी, जिसके लिए उसने अपने पिताजी की दी हुई वसीयत को भी बेच दिया था, लेकिन तुम नहीं लौटे। मोहन को हरिराम के पास में ही मोहन की बचपन की फोटो और उसका बचपन का पहला खिलौना मिलता है। उसी के साथ एक पत्र मिलता है। बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, तो खुश है बस वही मेरे लिए काफी है। लेकिन अगर हो सके तो कभी अपने बच्चों को ये मत सिखाना कि बूढ़े माँ बाप बोझ होते हैं। जो माँ बाप तुम्हें चलना सिखाते हैं, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। काका, मैंने अपने भगवान को खो दिया। काका, मैंने अपने भगवान को खो दिया काका।